दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है मैं हत्यारा हूँ। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आधार स्तंभ होता है सेना, जिसमें शामिल सैनिकों के बल पर होते हैं राज्यों और राजाओं की किस्मत के फैसले। जाबाजी, दिलेरी और वीरता का ही दूसरा नाम है सैनिक। लेकिन विकासनगर का प्रत्येक सैनिक खौफजदा दिख रहा था, और ऐसा इसलिए कि राज्य में रहस्यमय तरीके से सैनिकों की हत्याएं हो रही हैं। कोई बर्फ के नुकीले टुकड़े से मरा है तो किसी को बर्फ का पुतला बनाकर मार दिया गया। कई सैनिकों ने अपने आप ही अपने पेट में घुसेड़ ली हैं अपनी तलवारें। तो कईयों ने तो अपने सिर फोड़ कर प्राण हत्या कर ली। सैनिकों और गुप्तचरों की लाख सावधानियों के बाद भी सैनिक के इस रहस्यमय हत्यारे को हम पकड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैं यह कार्य तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे आशा है इस समस्या को विकराल रूप धरने से पहले ही तुम उस रहस्यमय हत्यारे की खोज निकालोगे। तब भोकाल बोल उठा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे महाराज। इस रहस्यमय हत्यारे का आतंक समाप्त करने के बाद मैं वापस भुजंग देश लौट जाऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं पीकू और भुजंग देश से दूर हुए। भुजंग देश का बहाना क्यों बना रहे हो प्यारे? सीधा ये क्यों नहीं कहते कि पीकू भाभी की याद सता रही है? सभी के साथ अतकुरु ने भी लगाया दिल खोलकर ठाका लगने के एक क्षण बाद ही गंभीर हो गया भोकाल। अगर हम सभी यूं ही साथ साथ घूमते रहे तो हंसी मजाक के चक्कर में अपने मूल उद्देश्य को भूल जाएंगे। इसलिए हम सभी को अलग अलग उस रहस्यमय हत्यारे की तलाश करनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग चल पड़े चारों। रात्रि के आखिरी पहर के समय सभी अतिथि गृह पहुंचकर मिलेंगे। भोकाल से दूर होकर भी भोकाल के पास थे तुरीन। कितना कठोर है भोकाल, कर्तव्य के आगे मेरे प्यार को कुछ समझता ही नहीं। कब तक नहीं समझेगा? बस शादी होने की देर है, फिर सब समझा दूंगी उसे। तुरीन की विचार श्रृंखला टूटी तब जब नजर आया उसे अंधेरे में डूबा हुआ साया। इतनी रात गए, कौन घूम रहा है सड़कों पर? कहीं वह रहस्यमय हत्यारा ही तो नहीं है? वह ललकार उठी शेरनी सी तुरीन, ए कौन है? रुक जाओ। अरे, रुकने के स्थान पर वह साया तो उस खंडर से भवन में प्रवेश करके गायब हो गया। इसका मतलब वह जरूर वही है। अब उसे बचकर नहीं जाने देना है मुझे। चप्पल हिरनी सी भाग खड़ी हुई तुरीन उस भवन के खंडरों में पहुंचकर हैरान रह गई। कहाँ गया वह? अभी तो यहीं देखा था मैंने उसे। तभी पीछे से तुरीन के सिर पर वार हुआ। तुरीन की आंखों के सामने सितारे से नाच उठे, लहराकर गिरी वह उन कदमों में। रात्रि के अंतिम पहर। कोई मिला नहीं, मुझे भी नहीं। आज रात तो अपनी यूं ही काली हो गई। तुरीन अभी तक नहीं लौटी। आ जाएगी थोड़ी देर में। सवेर तो हो ही जाती है। थोड़ी क्या, बहुत देर के बाद भी नहीं लौटी तुरीन। क्या हुआ? कहाँ चली गई तुरीन? क्या पता, आओ देखें। तुरीन की खोज में निकल पड़े तीनों। लेकिन नगर का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद भी सफलता नहीं मिली उन्हें। कहीं भी तुरीन का पता नहीं। कहाँ जा सकती है वो? कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? क्या पता, अब तो तिलस्मा ही बता सकता है कि तुरीन कहाँ पर होगी। ठीक है, फिर तो वहीं चलो अभी।
तुम दोनों के जाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। सारी रात जागने से कारण थके हुए लग रहे हो, इसलिए तुम दोनों जाकर अतिथि गृह में आराम करो। मैं तिलस्मा में तुरिन का पता पूछता हूँ और जैसा होता है तुम्हें आकर बताता हूँ। लेकिन वापस लौटता है काटी तो भोकाल ने उसे सुल्तान प्रेम की करने बात वालों से उसे अपना हर समय आदर्श समझने जिद वालों मत का किया करो। मन सुल्तान मयूर कभी कैसा बात नाच मान भी उठता है। लिया करो। वातावरण में माननी प्रसन्नता ही और पड़ी। उल्लास सुल्तान कैसे अतिथि हिलोरे को भोकाल की बात मारने लगता है। और भोकाल चल की पड़े दोनों अतिथि जो गृह की पाप के तरफ अवतार और चल पड़ा महारावण को भोकाल समाप्त कर जंगल अपने में स्थित दोनों तिलस्मा की पत्नियों तरफ। व बच्चों के साथ तुरीन वापस की लौट रहा था। याद में खोया बड़ा भोकाल चला की जा रहा वीरता था। और भोकाल साहस की गाथा अगर कहता इंद्र देवता तुरीन का पर कोई वह मुसीबत सिंहासन भी आन भोकाल के पड़ी है साथ तो था उसका जिस कारण पर मैं कभी हूँ। ना मैं महारावण उसे अपने से राजमान अलग होता करता था। और ना उस पर वह मुसीबत टूटती। सिंहासन की भव्य अचानक महामूर्ख हूँ मैं। धड़ाक से आए अपनी उस जान तेज से प्यारी कंपन तुरीन ने को किसी विध्वंस भारी डाला। मुसीबत जैसे में फंसा पलक दिया है मैंने। झपकते ही धरा में वह हो सकते हैं प्रेमिका के या तो वियोग में धरती में पागल सा अपने हुआ जा रहा लाल था। की भोकाल वीरता पर नाम का वह प्रसन्न होकर उसे बलशाली अपनी गोद में कहाँ है अचानक और हम यहाँ कैसे कर्तव्य पहुँचे। बोध हुआ उसे। ये आवाज़ें लगता ये है तो कोई छोटा विशाल मोटा युद्ध कंदरा है। छिड़ा हुआ हमारा है। राजमहल पास कहाँ ही है। कहीं देखना होगा। सब कुछ भुलाकर आवाज़ों की दिशा में भाग खड़ा हुआ वह कर्तव्य का पुजारी। जल्दी उसका सामना हुआ एक होलनाक घटना से। ओह, वह नकाबपोश सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। इसका मतलब है यही वो हत्यारा है जिसका कहर कई दिनों से सैनिकों पर बरस रहा है। अब जीवित बचकर नहीं जा पाएगा ये मेरे हाथों से। इधर नकाबपोश के चीते सी फुर्ती के आगे सैनिकों की हिम्मत ने दम तोड़ दिया। नकाबपोश के हाथ में थमी तलवार ने सैनिक के खून से होली खेल ली होती अगर बीच में न आ गई होती वह तलवार जो थमी थी भोकाल के हाथ में। बहुत हुआ। यह क्षण अब तेरे आतंक का अंतिम क्षण है। भोकाल द्वारा दिए गए तेज धक्के से लड़खड़ाया नकाबपोश, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। विद्युत की तेजी की दिखाई उसने। उफ, अगर पलक झपकते भर की देरी की होती मैंने तो गर्दन धड़ से जुदा हो गई होती। अपने तलवार कला का संपूर्ण जौहर दिखाते हुए मुकाबला करना होगा इसका। बेशक विद्युत का दूसरा नाम था वह नकाबपोश, लेकिन वह भी भोकाल था। वह भोकाल जो तलवारों के साए में जीता आया है। वह भोकाल था जिसे तलवार का धनी का खिताब प्राप्त था। टिका दी भोकाल ने नकाबपोश की गर्दन पर अपनी तलवार। अगर मैं चाहता तो ठीक तेरी तलवार की तरह उड़ती तेरी गर्दन भी, लेकिन नकाबपोश को मौत देने की सोचने भोकाल ने काश देख ली होती नकाबपोश के हाथ द्वारा की गई वह हरकत। नकाबपोश के हाथ से निकली किरणें ने दिखाया अब कमाल। पेड़ से जुदा हुई वह मोटी डाली आ गिरी ठीक भोकाल के सिर पर। धड़ाक घूमकर रह गई भोकाल की खोपड़ी। अपने हाथों से मुक्त हो गई। नकाबपोश के नकाब पर बाज सा झपटा वह चर फटता चला गया नकाब, और नजर आई अंधेरे में डूबती भोकाल की आंखों में वह सूरत। आश्चर्य और अविश्वास का सागर अपनी आंखों में लेकर बेहोश हुआ भोकाल। इधर नकाबपोश विकासनगर का राजमहल। जबरदस्त हड़कंप का माहौल था जहाँ गूंज रही थी दो आवाज़ें जो किसी ज्वालामुखी के फटने की आवाज़ से किसी तरह कम न थी। कौन था वह? कौन था वह जो हमारे मित्र की इस दशा का जिम्मेदार है? बताओ सैनिक, बताओ, उसका नाम बताओ मुझे। खून पी जाऊंगा मैं उसका जिसने मेरे मित्र को इस दशा में पहुंचाया है। सहना सा बोला सैनिक। मैं उसकी सूरत तो नहीं देख सका, लेकिन
इतना जरूर है, वह हत्यारा है जो कई दिनों से नगर के सैनिकों की हत्याएं करता फिर रहा है। वैसे भोकाल जी ने सूरत देखी है उस हत्यारे की, खूब पहचाना है उसने हत्यारे को। तभी भोकाल ने कराकर खोल दी अपनी आंखें। भोकाल को होश आ गया। अब ये बताएगा कि हत्यारा कौन है। पूरी तरह संभलने के बाद भोकाल ने जो हत्यारे के बारे में बताया तो भक से उड़ गए अतकुरु और सुल्तान के दिमाग। अविश्वास भरे कह उठे दोनों, झूठ, एकदम झूठ, झूठ है ये भोकाल। कह दो भोकाल कि यह झूठ है। सच, एकदम सच है ये कि सैनिकों का वो हत्यारा और कोई नहीं, तुरीन ही थी। उफ, मुझे तुम्हारी बात का अब भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन तुरीन ऐसा क्यों कर रही है, इस बारे में तो वही बता सकती है, इसलिए जैसे भी हो हमें तुरीन को ढूंढना होगा। दिन गुजरा और रात ने कालिख सन्नाटे के साथ मिलकर चुपके चुपके समस्त वातावरण पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। और जब लोग अपने अपने घरों में जा दुबके तब सड़कों पर निकले थे वे तीन जाबाज। हमें अलग अलग रहकर ही तुरीन की खोज करनी होगी ताकि नगर का कोई भी कोना हमारी नज़रों से ओझल न रह जाए। ठीक है। तुरीन की खोज में अलग अलग हो गए तीनों। जो विद्युत की तेजी से भागती बड़ी चली आ रही थी, जिसकी मंजिल थी उप सेनापति का यह भवन, जिसके चप्पे चप्पे पर तैनात थे सुरक्षा हेतु सैकड़ों सैनिक। भुट्टे की तरह भून डाला सैनिकों के झुंड को तुरीन के वहाँ पहुँचने कर हाय में जला। जो बचे उन्हें भी मौत की गोद में पहुँचाया। तुरीन के हाथों से छूटी किरणों के हथियार ने अपने रास्ते को साफ करके आगे बढ़ती तुरीन जा पहुंची उप सेनापति के सामने। क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से वरना गला काट दूंगा मैं तुम्हारा। तलवार लेकर दौड़ा उप सेनापति तुरीन की तरफ, लेकिन तुरीन तक पहुँचने से पहले यमपुरी पहुँच गया वह। बेहद हौलनाक मौत दी थी तुरीन ने उप सेनापति को, और अभी वह अपने कारनामे को अंजाम देकर संभली भी न थे कि आ पहुंचा क्रूरों का क्रूर, अति क्रूर। बस तुरीन बस, बहुत खेल लिया तूने शैतानियत से भरा यह खेल, रुक जा अब। हाहाकारी ढंग से अतकुरु की तरफ झपटी तुरीन। नीचे गिरने के साथ ही विद्युत की बेटी बनकर उछली वह और भाग खड़ी हुई। भाग रही है वह, लेकिन अब मैं उसे इतनी आसानी से नहीं निकल जाने दूंगा। यह रोको अतकुरु ने तुरीन के विद्युत भरे कदमों को, और नीचे गिर पड़ी तुरीन पर बाज की तरह झपटा अतकुरु। तेरे होश बेहोश होकर ही ठिकाने लगेंगे अब। अतकुरु ने तुरीन के नहीं बल्कि तुरीन के अतकुरु के होश को ठिकाने लगाया। दूर जा गिरा अतकुरु। अगर अपने समस्त फुर्ती का प्रयोग करके स्वयं को न बचाया तो तुरीन को उस वार न समाप्त कर डाली थी उसकी जीवन लीला। मुझ पर वार किए जा रही है तुरीन, आखिर मुझे पहचान क्यों नहीं रही? उफ, धम धम। अब तो भभक उठा अतकुरु। बस अब और नहीं सहा जाता। अब मैं वार करूँगा और मेरे वार के लिए एकदम उपयुक्त रहेगी भारी प्रतिमा तिनके की तरह उठाकर तुरीन की तरफ उछाल दी उस बलशाली ने। लेकिन अपने तक पहुंचने कहाँ दिया उस प्रतिमा को प्रहरा की स्वामिनी ने। ओह, काफ़ी शानदार तरीके से बचाया तुरीन ने अपने आप को। शानदार बचाव के साथ शानदार वार भी किया तुरीन नामक उस बला ने। उफ, घातक हमलों पर हमले किए जा रही है तुरीन मुझ पर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे उस पर ऐसा हमला करना होगा कि उसे ज़्यादा नुकसान भी न हो और
वह मेरे काबू में भी आ जाए, और ऐसा वार करने के लिए मुझे वह गुम्बद एकदम ठीक रहेगा। इस बार बचाव में इतनी ऊंचाई छलांग लगाई अतकुरु ने कि गुम्बद तक जा पहुंचा। फिर एक पल भी नहीं गंवाया उसने अपने सोचा हुआ कार्य करने में। बड़े गुम्बद को एक झटके से उखाड़ लिया उसने, और इस बार न बच पाई तुरीन। भारी गुम्बद में कैद होकर रह गई वह। इस गुम्बद में कैद तुरीन हवा में कभी के कारण जल्दी बेहोश हो जाएगी। फिर उठाऊंगा मैं इसे, कि तभी पीछे से हुआ उस भीषण प्रहार ने छिन्न भिन्न कर डाला अतकुरु को। बेहोश होकर झूल गया वह किसी की बाहों में। इधर तुरीन ने किरणों के बल पर स्वयं को गुम्बद की कैद से मुक्त किया। अतकुरु को खोजती तुरीन की क्रोध से धधकती आंखें जा ठहरी उस रहस्यमय शख्स पर, जिसकी आंखें तुरीन को अपनी शरीर में गर्म सलाखों से प्रवेश करती महसूस हो रही थी। एक पल बाद ही तुरीन किसी पालतू बिल्ली की भांति उस शख्स के पीछे चल पड़ी। भोकाल और सूतान कुंद होकर रह गए, जिनके दिमाग तुरीन के बाद अब अतकुरु भी गायब। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। कोई बेहद तगड़ा षड्यंत्र पनप रहा है सूतान। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। लेकिन क्या क्या होगी वह गड़बड़, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परेशानी और चिंता के भाव कुश्ती लड़ रहे थे भोकाल और सूतान के चेहरे पर। विकासनगर के सैनिक छावनी, जहाँ नजर आए तुरीन और अतकुरु। सेना का क्षेत्र है, साधारण नागरिकों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम वापस। बस इतना ही बोल पाया था वह सैनिक, क्योंकि बाकी शब्दों के साथ कूच कर गया था वह इस संसार से। पहले वाले की तरह ही दूसरे सैनिक को भी नहीं मिला चीखने का मौका। दो सैनिकों की मौत से शुरू हुआ खेल पल प्रतिपल परवान चढ़ता चला गया। गिरती चली गई लाशें, बिखरता चला गया रक्त। सैनिकों की लाशों से छावनी के मैदान को पाट कर फिर वहाँ नहीं रुके अतकुरु और तुरीन। इस भीषण हत्याकांड से बुरी तरह हैरान और परेशान राजा विकास मोहन को मिली एक और बुरी खबर। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? ये सत्य है महाराज। आतंक की लहर दौड़ गई है सैनिकों में। अपने पद से त्यागपत्र दे देकर भाग रहे हैं। सभी का यही कहना है कि तुरीन और अतकुरु जैसे रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो भला किसके प्राण सलामत रह सकते हैं। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अगर राजधानी के सैनिकों के रवैये की सूचना सीमाओं के सैनिकों तक पहुंच गई तो वे भी सीमा छोड़कर भाग खड़े होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो राज्य के शत्रुओं की बन आएगी आक्रमण कर देंगे वे राज्य पर। ऐसा नहीं होगा महाराज। हम सुल्तान को सीमा पर भेज देते हैं, वहाँ सैनिकों को संभाल बुझाकर शांत रखेगा। भोकाल ठीक कह रहा है महाराज। मैं तुरंत सीमा की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तुरंत ही रवाना हो गया सुल्तान के जाने के बाद सीमाओं की समस्याओं का हल तो तुमने कर दिया भोकाल, लेकिन राजधानी की समस्याओं का क्या होगा? सैनिकों के खून के प्यासे तुरीन और अतकुरु का क्या होगा? उन दोनों को सामान्य हरकतों के पीछे एक ही राज छिपा हुआ है महाराज कि कोई उन्हें अपने जबरदस्त सम्मोहन में फंसाकर अपना मतलब निकाल रहा है। और वह है कौन? हमें इसका पता करना होगा, लेकिन कैसे? जवाब देने के स्थान पर गहरे सोच में डूब गया भोकाल। अब तक घटी घटनाओं में जितनी भी हत्याएं हुई हैं वे सभी सैनिकों की हुई हैं। इसका मतलब कोई ऐसा शख्स है जो राज्य के सैनिकों से अपना कोई बदला चुकाना चाहता है। लेकिन राज्य की सेना से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है?
अपने विचार जो सेनापति प्रवीण कुमार पर प्रकट किए भोकाल ने तो सोच में पड़ गए भी। मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा जिसकी शत्रुता पूरी सेना से हो। एक क्षण, कहीं वह कंजुबा तो नहीं? कंजुबा? कौन कंजुबा? कुछ महीनों पहले उस राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड की सजा दी गई थी। काली पहाड़ी चुना गया था उसे मृत्युदंड देने का स्थान। जहाँ पहुंचकर पूछी गई थी उसकी अंतिम इच्छा तो बोला था वह, मैं एक पल के लिए अपने प्यारे घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। विचित्र थी उसकी अंतिम इच्छा, परंतु चूंकि वह उसकी अंतिम इच्छा थी इसलिए उसे पूरा किया गया। घोड़े पर बिठाया गया उसे। लेकिन इससे पहले कि उसे उतारा जाता उसने कर डाली वह हैरान कर देने वाली हरकत। हटो पीछे। घोड़े को एड़ लगा दी उसने और भाग खड़ा हुआ मौत की तरफ। रुक जाओ, आगे खाई है, तुम बचकर नहीं भाग सकते। मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ उस पर। अगले ही पल घोड़े सहित हजारों फुट गहरी खाई में कूद गया वह। साक्षात मृत्यु के मुंह में छलांग लगाकर वह जीवित बच गया होगा। अगर ये बात मान ली जाए तो सोचने की बात यह है कि कंजुबा को ऐसी सम्मोहन शक्ति कहाँ से मिली जो जबरदस्त इच्छा शक्ति के स्वामी तुरीन और अतकुरु को सम्मोहित कर सके। ये सोचने का विषय तो जरूर है महाराज, लेकिन फिलहाल सोच विचार करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। क्या करना चाहता था भोकाल? नगर के बाहर स्थित साधारण सा मकान में गूंज रही थी भोकाल की कहर भरी आवाज़। काफ़ी छानबीन के बाद तुम तक पहुंचा हूं मैं, तुम्हें तुम्हारे बेटे कंजुबा का पता जानने के लिए। ईश्वर, यही पता है मेरा कंजुबा का। इस नश्वर संसार को छोड़कर उसी के पास पहुंच गया है वह। झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। कंजुबा जीवित है और चूंकि तुम उसकी माँ हो इसलिए वह तुमने मिलने जरूर आता होगा। तुम जरूर जानती हो कि कंजुबा कहाँ है। बताओ मुझे उसके बारे में, नहीं तो जो अपराध वह करता फिर रहा है उसके रूप में तुम्हें दंड दिया जाएगा, क्योंकि तुम उसका पता न बताकर उसकी मदद कर रही हो। ठीक तभी अगर अपना पता मैं तुम्हें बता दूं तो कैसा रहेगा भोकाल? फिरकनी को मात करता हुआ पीछे घूमा भोकाल। कंजुबा? हाँ भोकाल, दाद देनी होगी तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि की, जिसके बल पर तुमने न केवल मुझे पहचान लिया बल्कि मेरी तलाश करते यहाँ आ पहुँचे। तुरीन और अतकुरु कहाँ हैं? मेरी कैद में, एकदम सुरक्षित हैं वे। तुम्हें उन जैसा बनाकर उनके पास पहुँचाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ मैं। उससे पहले ही तुझे ईश्वर के पास पहुँचा दूंगा दुष्ट। क्रोध की अधिकता से कांपता न जाने क्या कर बैठता भोकाल। अगर चला न गया होता कंजुबा के चेहरे से वह तूफान। दूसरे ही पल बर्फ का पुतला बना नजर आया भोकाल। अपनी शक्तियों से तेरे जैसे सैकड़ों भोकालों को एक क्षण में ही बर्फ का पुतला बना सकता है ये कंजुबा। वैसे तू सोच रहा होगा भोकाल कि मेरे पास ये बर्फ और सम्मोहन शक्ति कहाँ से आई। इसे प्रकृति का वरदान कह सकते हो तुम, जो मुझे उस समय मिला जब सैनिकों के हाथों मरने के बजाय मैंने स्वयं ही एक शान की मौत मरने के लिए घोड़े सहित खाई में छलांग लगा दी। लेकिन विधाता ने शायद मौत नहीं लिखी थी मेरी किस्मत में, तभी तो मैं हजारों फुट की ऊंचाई से कूदने के बाद नीचे बहती नदी में जा गिरा था और बेहोश हो गया। नदी की तेज लहरें मेरे बेहोश शरीर को कहाँ बहाकर ले गईं मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आंखें खुली तो अपने आप को मैंने एक बर्फीले क्षेत्र में पाया। तेज सर्दी से स्वयं को बचाने के लिए मैं सामने दिखती एक गुफा में प्रवेश कर गया।
गुफा के अंदर दिखाई दिया मुझे वह अनोखा मुखौटा। उठा लिया मैंने उसे। ये विचित्र सा मुखौटा कैसा रखा है यहाँ, तो अपने चेहरे पर लगा लिया मैंने उस मुखौटे को। काफ़ी माथापच्ची के बाद जब कुछ नहीं समझा मैं, ठीक तभी अपने सामने खड़े उस विशाल हिमांशु को देखकर कांप उठा मैं। उफ, ये भयानक हिमपशु तो मुझ पर एक पल में ही चट कर जाएगा। मैंने मुखौटा उतार कर फेंकना चाहा कि अचानक मुखौटे से निकली हुई विचित्र तरंगों ने गोले हिमपशु से जा टकराईं। दूसरे ही क्षण जो हुआ वह आश्चर्य की हर सीमा से बढ़कर आश्चर्यजनक था। आए, ये कैसे हुआ? भयानक हिमपशु पालतू कुत्ते की भांति मेरे कदमों में लोट लगा रहा था। जल्दी सोच लिया मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर। इस मुखौटे से निकलने वाली तरंगें सम्मोहन तरंगें हैं। इसका तात्पर्य अनजाने में एक अद्भुत चमत्कारी शक्ति लग गई है मेरे हाथ। मुझे देखना चाहिए इस मुखौटे में और क्या क्या खूबियां हैं। उस मुखौटे की एक और अद्भुत खूबी जल्द ही मेरे सामने आई। शीत तरंगें मुखौटे के इस स्थान को विशिष्ट ढंग से दबाने से इसमें से शीत तरंगें निकलती हैं। इस मुखौटे के रूप में मुझे मिल गई दो अत्यंत शक्तिशाली शक्तियाँ। अब इसका प्रयोग मैं अपने उन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए करूँगा जिन्होंने मुझे राजद्रोही के झूठे आरोप में फंसाकर मृत्युदंड दिलवाया था। और मेरे शत्रु हैं विकासनगर सेना के वे मुख्य अधिकारी जिन्होंने मुझ जैसे राजभक्त सैनिक को राजद्रोही बना डाला। धधक उठी थी मेरे सीने में प्रतिशोध की ज्वाला, जिसे मैं अपने शत्रु सैनिकों के लहू से ठंडे करने में जुट गया। और जब तुम अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी खोज में निकले तो मैंने तुम्हारे बल पर ही अपने उद्देश्य को पूरा करने की ठान ली और अपना पहला शिकार बनाया तुरीन को। उसे बेहोश करने के बाद मैंने उसे सम्मोहित किया और फिर अपने काम में लगा दिया। ऐसा ही हथकुरु के साथ किया मैंने। उन्हीं की तरह तुम्हें भी सम्मोहित करके उसी काम में लगा देना चाहता हूँ मैं, लेकिन चूँकि तुम अत्यंत खतरनाक हो इसलिए तुम्हें एक शानदार मौत देने का निर्णय कर लिया मैंने। विशेष प्रबंध किया है मैंने तुम्हें काल के गाल में पहुँचाने का। और हाँ, यह सोचकर उदास मत होना कि पृथ्वी से यमपुरी तक का सफ़र तुम्हारी आत्मा अकेले ही तय करेगी। तुम्हारे साथी तुरीन और हथकुरु को भी तुम्हारे साथ उस सफ़र पर भेजूंगा मैं। तुम तीनों की मृत्यु के बाद फिर कोई नहीं होगा जो मुझे विकासनगर की सेना को नेस्तनाबूद करने से रोक सके। और वह शैतानी हंसता चला गया। शैतानी कहका उसके चेहरे पर नजर आया। यह था भोकाल तुरीन और हथकुरु की मौत देने का वह प्रबंध जिसे विशेष रूप से कंजवा ने किया था। उफ, यहाँ तो भीषण ठंडक है। खून जमता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन सामने उस घड़े में क्या रखा है? कैसी मौत देना चाहता है हमें कंजवा? दोहरी मौत मानना चाहता हूँ मैं तुम्हें। इस्पात की जिन नालियों से तुम बंधे हुए उनमें मैंने अपने मुखौटे की सहायता से काफ़ी मात्रा में शीत तरंगें प्रभावित कर दी हैं। वे शीत तरंगें इस गुफा के वातावरण को कुछ ही क्षणों में इतनी अत्यधिक शीतलता प्रदान करती चली जाएंगी कि तुम तीनों की धमनियों में बहता लहू जम जाएगा। शरीर का प्रत्येक भाग शीतलता की अधिकता से सुन्न पड़ जाएगा और तुम तीनों एक ठंडी मौत मरोगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ पाया तो तुम मरोगे उस घड़े की बदौलत जिसमें भरे हैं अत्यंत घातक विस्फोटक पदार्थ। मैंने इसके पलीते में आग लगा दी है। कुछ ही क्षणों में ये आग उस घड़े तक पहुंचेगी और फिर इस गुफा के साथ साथ उड़ जाएंगे तुम तीनों के बीच चिथड़े। अच्छा भोकाल, अब मैं चलता हूँ मौत के खेल को
जारी रखने के लिए देखें इस दोहरी मौत में कौन सी मौत तुम तक पहले पहुंचती है। ठाका लगाता गुफा से बाहर निकल गया कंजवा। इधर परेशानी और चिंता के भूतों ने अवैध कब्जा जमा लिया था भोकाल के चेहरे पर। उफ, दो तरफ मौत के शिकंजे में फंसे हुए हैं हम। तुरीन और अतकुरु बेहोश हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मौत की प्रतीक्षा करने के अब कुछ नहीं हो सकता। चिंता से भरा भोकाल अपनी तरफ बढ़ती मौत से बचने का रास्ता सोच रहा था। इधर शरीर का प्रत्येक अंग ठंड से सुन्न पड़ा जा रहा है और उधर पलीते में लगी आग विस्फोटक पदार्थ से भरे गड्ढे की तरफ बढ़ रही है। देखें कौन सी मौत अपने साथ लेकर आती है हमें। कुछ ही पलों बाद हुआ वह विस्फोट। उड़ गए परखच्चे गुफा के मजबूत दीवारों के, और जब मजबूत दीवारों का वह हाल था तो कहाँ बचते भोकाल, तुरीन और अतकुरु। मधुर संगीत की धुन की भांति कंजवा के कानों में प्रवेश किया उस धमाके ने। शैतान की हंसी का ठिकाना न था। भोकाल और उसके साथी के खत्म हुए। अब कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा मेरे प्रतिशोध की आड़ में, और अब जो विनाश बनेगी मेरी प्रतिशोध की वह है राजा विकास मोहन, जिसने मुझे निर्दोष को एक भी गुनाह पर ध्यान न देते हुए मुझे मृत्युदंड की सजा दे दी। राजमहल कल तक जहाँ चप्पा चप्पा रहता था मुस्तैद सैनिकों की निगरानी में, आज सैनिकों से सुनसान वही राजमहल। और जब सैनिक ही नहीं तो भला कौन रोकता कंजवा के कदमों को। पल भर बाद ही राजा विकास मोहन के कक्ष में मौजूद था कंजवा। पलट राजा विकास मोहन और आखिरी बार जी भर के देख ले अपनी उस मौत को जिसका नाम है कंजवा। घूमे राजा विकास मोहन, जब पूरी तरह पलटे तो आंखें पथरा कर रह गईं। कंजवा की चीख के रूप में निकला एक नाम जिसके हलक से भोकाल, बिल्कुल 100% भोकाल। वह भोकाल जिसे तुम उसके साथियों के साथ दोहरी मौत के जबड़े में फंसा कर छोड़ गए थे, लेकिन ठीक अंतिम समय में मुझे सुझाई दिया था बचाव का वह रहस्य। इन नालियों में भरी शीतल तरंगें विस्फोट के पदार्थ से भरे उस घड़े को जमा दे तो हम बच सकते हैं, लेकिन इन नलियों को तोड़ने के लिए मुझे बनना होगा बलशाली भोकाल। बलशाली बनने के बाद लगा दी मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति इस बात की नलियों को तोड़ देने के लिए। एक क्षण बाद ही, एक पल भी नहीं गवाया मैंने एक मौत से दूसरी मौत को मात देने में। इस शीत द्रव्य से पतीले की जलते ही गति को कम तो कर दिया, लेकिन इस खास पलीते में लगी आग को बुझा नहीं पाया। यह बम फटकर ही रहेगा। तुरंत मुक्त किया मैंने स्वयं को और फिर मुक्त करने जुट गया अपने साथियों को। सिर्फ कुछ पलों के लिए मैं मौत को मात करने में सफल हो पाया हूँ। अतकुरु, तुरीन और अतकुरु को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही मैं दोनों को लेकर वहाँ से निकला, हुआ एक भयानक विस्फोट। इस तरह मैं अपने साथ अपने साथियों को भी मौत से बचाकर ले आया। और तुम्हें ये जानकर अत्यंत दुख होगा कि तुरीन और अतकुरु तुम्हारे सम्मोहन से मुक्त हो चुके हैं और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा देने भोकाल के साथ साथ यहाँ आ पहुँचे हैं हम। वार करने के साथ गरज उठा कंजवा, तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जाएंगे कंजवा को समाप्त करने के तुम्हारे सपने। कंजवा के हर वार को बेकार किया तुरीन ने। हुआ कंजवा पर किरणों का भीषण प्रहार। ये मुझे सम्मोहित करने का इनाम। दंताक फेंककर अतकुरु ने दिखाई अपनी हुई क्रूरता। तड़प उठे कंजवा ने उन महारथियों से निपटने के लिए सम्मोहन शक्ति का सहारा। इन सम्मोहन गोलों से नहीं बच पाओगे तुम।
सम्मोहन का एक भी गोला किसी के पास तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तभी आ पहुंचा सुल्तान। सम्मोहन सम्राट सुल्तान से मुकाबला कर तो कोई नहीं बात बने। ओह सुल्तान! तभी पड़ा भोकाल का घूंसा। इस मुखौटे के बिना अपनी शक्ति दिखाएगा तो और बात बनेगी। नीचे गिर पड़ा चमत्कारी मुखौटा, जिसे तुरंत ही संभाला तुरीन ने। इधर कंजुमा किया गया सम्मोहित। भाई साहब, बहुत नाच नचाया है हमें, अब जरा खुद भी नाच कर दिखाओ। सम्मोहन सम्राट का सम्मोहन तुरंत ही रंग लाया और नाच जो उठा कंजुआ। तब तक नाचता रहा जब तक राजा विकास मोहन ने सेनापति प्रवीण कुमार के साथ आकर उसे गिरफ्तार न कर लिया। यही है महाराज वह दुष्ट, जिसके जाल में फंसकर तुरीन और अतकुरु ने सैनिकों की हत्या करने जैसा अपराध किया। धन्यवाद महाबलियों, एक बार फिर तुम सबने विकास नगर की तबाह होने से बचा लिया। वापस अपने काम पर लौटे सभी सैनिक और अतकुरु। अच्छा मित्रों, अब चलता हूँ, जल्द ही फिर मिलूँगा। इस बार अपने साथ पीकू भाभी को भी लेकर आना अतकुरु भैया। आंसू नेत्रों से अतकुरु को विदा किया भोकाल, तुरुन और सुल्तान ने। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली कहानी में।